हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पर्धा यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है वो रहेगी मैट्रिसेस टॉपिक। क्लास 12 का ये टॉपिक है, ठीक है। और आपको ये मिलेगा चैप्टर 3 के अंदर। आज की जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन बताएंगे हम मैट्रिसेस की, वो भी 3.1 स्पेशली 3.1 एक्सरसाइज की, ठीक है जी। तो आ जाइए बात करते हैं मैट्रिक्स क्या है। हमें हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स कुछ नहीं, बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो जाती है नंबर्स की। नंबर्स हमारे यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे? नंबर्स आपके रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के अलावा हमारे यहाँ पे वो एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शंस भी होल्ड हो सकते हैं, जैसे कि साइन एक्स, कॉज एक्स, या आपकी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये सब। तो इनको ही हम अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम में, तो हमारी वो बनती है मैट्रिक्स। कैसे लिखी जाती है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमारी? इस तरीके से हम मैट्रिक्स को कोई नेम देते हैं, ए बी सी या कुछ भी। हम हमेशा मैट्रिक्स को जो नेम देते हैं वो हमारा कैपिटल लेटर रहता है, ठीक है जी। और इसके बाद हम इस तरीके से अपने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करते हैं। हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगी, या फिर आप सर्कुलर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे A11 है, A12 है, A13 है, ये सब क्या है? ये बता रहे हैं कि ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 n, ठीक है, और 2 1 2 2, ये सारे क्या हैं? ये बताते हैं कि इस एलिमेंट की मैट्रिक्स के अंदर क्या पोजीशन रहेगी। जैसे कि 1 1 जो है, 1 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। वहाँ की 1 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। वही 1 3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अप टू ये जो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे और कॉलम्स भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट की, तो ये आपकी पोजीशन आएगी इसकी 1n। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो का और nth कॉलम का एलिमेंट है। रोज़ हम कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब हम चलते हैं तो वो हमारी बनती है रोज़। वही अगर हम वर्टिकली चले, वर्टिकली जब हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो हमारे बनते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सेकंड रो है हमारे पास A21 A22 A23 अप टू सो ऑन A2n, ठीक है। ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? रो 2 के एलिमेंट्स को, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट रो ये जो 2 1 है, मतलब क्या इसका कि ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। 2 2 क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्क्रिप्ट कि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये 2 2 उसकी पोजीशन रहेगी। इसी तरीके से ये सारे बाकी एलिमेंट्स, ये डॉट डॉट रिप्रेजेंट, फिर से वही बात कि बीच में जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो सारे इन डॉट्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनाइट ही नंबर लेंगे। इसके बाद आपकी आ जाती है रो 3। उसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे आपकी बहुत सारी रोज़ और भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो अब चलिए लास्ट रो की बात करते हैं। लास्ट रो में आप देखेंगे AM1 AM2 AM3 अप टू सो ऑन AMN। तो यहाँ पे AM1 का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट जो है रहेगा वो mth रो में पहले कॉलम का एलिमेंट रहेगा। M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये mth रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट रहेगा, ठीक है जी। और M3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि ये mth रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट रहेगा। और ऐसे ही आगे सारे एलिमेंट्स बीच में आएंगे। और लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा? AMN, ठीक है। M यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कौन सी रो है, और N रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कॉलम है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं? इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N। तो ऑर्डर क्या हो जाता है फिर आपका कि एक मैट्रिक्स के अंदर आप देखते हैं कि सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ रोज है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारी M नंबर ऑफ रोज है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और हमने M तक कंसिडर किया। तो हमारे पास यहाँ पे थी M नंबर ऑफ रोज, ठीक है।
इसी तरीके से हमने बात किया कि हमारी यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, ये तीसरा कॉलम था, फिर आगे ऐसे ही चलते गए और हमने देखा लास्ट इज़ nth पोजीशन कॉलम की है। तो n तक हमारे n नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे। ठीक है जी, तो हम इसको लिख सकते हैं m क्रॉस n। ये जो m क्रॉस n आएगा वो और कुछ नहीं, क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि आपके मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। कैसे पता चला हमें, कि हमने सबसे पहले काउंट किए नंबर ऑफ़ रोज़, फिर हमने क्रॉस का साइन लगाया, फिर हमने लिखा कि कितने हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, दैट गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज। अब इस बड़ी सी मैट्रिक्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए, हम मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, फिर सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक स्मॉल एलिमेंट AIJ। ठीक है जी, और फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट्स और बाहर लिख देंगे उसका ऑर्डर। और यहाँ पे I और J क्या रिप्रेजेंट करते हैं, I रिप्रेजेंट करता है कि आपके रो के एलिमेंट्स के कौन से रहेंगे, और J रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम के एलिमेंट्स कौन से रहेंगे। ठीक है जी, मतलब कितने कॉलम आएंगे, कितनी रोज़ आएंगी, ये हमारी I के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो I के लिए I उसको रिप्रेजेंट करेगा, और I जो है वो वेरी करता है 1 से लेकर के कि आपकी कहाँ तक जाती है, M तक रोज़ जाती है। तो I वेरीज फ्रॉम 1 to M। और वही आपके J की बात करें तो J का कहाँ से कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होके आपका जाएगा, 1 से शुरू होके आपका जाता है N तक। ठीक है, तो ये हमारे रहेंगे वैल्यूज़ J के लिए। ठीक है, वही आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि I इज़ इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, 1 2 3 अप टू सोन M, और J इज़ इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 2 अप टू सोन N तक। ठीक है, तो आगे इसके 2 इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स आ जाते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या क्या आएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। कि जिस मैट्रिक्स के अंदर m रोज हों और n कॉलम्स हो, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, m है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, n है, तो हम क्या कहेंगे, उस और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या बोली जाएगी, वो m क्रॉस n बोली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला है, कहता है हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड द रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने पहले भी आपको बताया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है, जैसे मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल जब आप देखते हो लाइंस को, ठीक है, वो आपको रोज़ के बारे में बताती है, और जब कॉलम की बारी आती है तो आप वर्टिकली देखते हो कि वर्टिकली कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती है रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक ही हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल्स टू 3 - 5 1। ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, बिकॉज देयर इज़ 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ये आपका रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और रो कितनी है यहाँ पे 1। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रोज 1 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, जो कि आपके कितने 3 है। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 क्रॉस 3। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। हाँ जी, तो आगे आपकी सेकंड नंबर पे टाइप आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ रोज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको आप क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, P इज इक्वल्स टू -2 0 3, ठीक है, इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है। रो कितनी है, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो आपकी नंबर ऑफ रोज आर 3, लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ एक ही है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1, क्योंकि 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की टाइप है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं इक्वल हो जाएं किसके? नंबर ऑफ कॉलम के। उस टाइप की मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इन जनरल अगर आप एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स देख रहे हैं तो उसमें आप कहोगे कि आपके m और n दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। m क्रॉस n मतलब उसमें m रोज हैं, n कॉलम्स हैं। और वही अगर आप कह दें कि m इज इक्वल्स टू n है तो वो आपका कौन सा केस आ जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का केस आ जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद आप देखेंगे इसकी एग्जाम्पल में आएगी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 5 - 7 3 2 3 0 0 - 1 2। तो ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। इसका ऑर्डर इसमें रो 1 है, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3। ठीक है, सबसे पहले काउंट कर ले कितने हैं इसमें रोज़ और कॉलम्स। अब देखते हैं कॉलम। तो ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका क्या है? कॉलम 2 है, इसके बाद ये आपका कॉलम 3 है। तो आपने देखा यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है? 3 नंबर ऑफ़ रोज़ है। फिर आपने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है? 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो ये कौन सा केस बन जाता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और इसका ऑर्डर कितना रहेगा? 3 क्रॉस 3। तो ऐसा इस टाइप की मैट्रिसेस जहाँ पे आपका ऑर्डर और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम रहते हैं उनको आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आगे बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? कहते हैं आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n लिखा होने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी n है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी n है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने इसको n क्रॉस n क्यों नहीं लिखा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि देन द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आपके आएंगे A11 A22 A33, इन सब को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या फिर सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, उससे बेटर क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक A मैट्रिक्स लिख रखी है जो एक जर्नल मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स ऐसे सच डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम जर्नल मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A11 है, A12 है, A13 है, 21 है, 22 23 31 32 33, ये मैंने सारे इसके एलिमेंट्स लिख रखे हैं। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो A11 है जहाँ पे I और J की वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं, A11 A22 A33, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये क्या है? आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो इस तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो इस तरीके की अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल भी कह देते हैं इसको। ठीक है जी। कहीं कहीं वर्ड यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन में प्रिंसिपल डायगोनल, कहीं कहीं पे हम लीडिंग डायगोनल का भी यूज़ करते हैं वर्ड का। ठीक है। तो ये थे हमारे क्या? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगी आपकी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या होता है ट्रेस? आइए समझते हैं। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ट्रेस जो है आप सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्यों? क्योंकि उसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका, या आप कह सकते हो कि ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है। तो क्या होता है ट्रेस? कैसे निकालते हैं? आप देखेंगे इसकी डायगोनल को, ये है इसकी प्रिंसिपल डायगोनल। जब मैं बात करूँ डायगोनल तो आप समझ जाइएगा कि मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है? इन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5 3 2, इनका करना है सम ऑफ ऑल द डायगोनल्स। तो आपको करना है इसका सम। तो सम करके जितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इज़ नथिंग बट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो ये था मेथड कि कैसे आप किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बच्चे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो कब कहते हैं? ये कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। कहता है इन विच ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अभी हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या? अगर आपको नहीं याद आ रहा तो थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो में और फिर देखिए कि क्या था डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपने कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। कब?
जब आपके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, और सॉरी अदर देन डायगनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है जी, मतलब डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के, अदर देन डायगनल एलिमेंट्स का मतलब डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो बच गए सारे एलिमेंट्स होंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, वो आपके सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तब आप क्या कहेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैंने उसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 5 0 0 0 -3 0 0 0 2। तो यहाँ पे मेरे डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 -3 और 2। ठीक है, इनको छोड़ के जब मेरे बाकी सारे एलिमेंट जब मैं देखूं तो ये सारे क्या है, ज़ीरो हैं। तो ये किसका केस आ जाता है बच्चे, डायगनल मैट्रिक्स का। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगनल मैट्रिक्स बनती है, फिर से बता रही हूँ, जब आपके डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बन जाती है, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये थी, बहुत ही आसान थी डायगनल मैट्रिक्स। अब समझते हैं नेक्स्ट, अब आपका पार्ट जो आता है वो आता है स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, ए डायगनल मैट्रिक्स इन विच, अब देखिए हाँ ये सारे एक दूसरे के सब टाइप्स हैं। जैसे डायगनल मैट्रिक्स की होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप स्केलर पे आए, स्केलर पे होने के लिए डायगनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स की कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी, तो इसको कनेक्ट करते जाइएगा। तो क्या है, कहता है एक डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो कंडीशन आ रही है वो किसके ऊपर आ रही है बच्चे, डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर आ रही है। ठीक है, कहता है डायगनल मैट्रिक्स के जब डायगनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सारे के सारे सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये एक डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि अब अगर तुम्हें डायगनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है बच्चे, स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। तो ए इज मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स अगर वो इस टाइप की है कि उसमें नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो हैं और जो डायगनल एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी है हमारी, आगे आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो अनदर नेम है वो है यूनिट मैट्रिक्स। तो पढ़ते हैं, कहता है एक स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, और ये तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी ना कि सारे डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब लेकिन एक ये यूनिट मैट्रिक्स या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बन जाती है, जब आप कहते हो कि ये जो इक्वल वैल्यूज़ हैं ये 1 होती है आपके पास, इज़ कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। जब वो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तब आप कहोगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप डिनोट कर सकते हो कैपिटल आई से, करते हो ऑलरेडी करते हो, कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल आई से। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैसे डिफाइन करते हो, आई एन के जैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऑर्डर n, अब आप nth ऑर्डर तक इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ऑर्डर n से कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स थी, क्या बोला मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो डायगनल होगी। ठीक है, डायगनल की कंडीशन है, ठीक है, डायगनल की कंडीशन है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर स्केलर भी चेक कर सकते हो कि वो है कि नहीं। स्केलर है तो आप उसके ऊपर यूनिट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो कि है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, डायगनल मैट्रिक्स भी क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। तो ये सारी क्या होती है आपकी कंपल्सरी सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना बच्चे, ऑर्डर इज 2 × 2, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो I2 के साथ भी। ठीक है, कि I2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, और ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है। ठीक है, अब 3 × 3 है तो इसको आप डिनोट कर सकते हो I3 के साथ। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि I2 और I3 यहाँ पे क्या है। ये जो आपका सबस्क्रिप्ट 2 है ये बताता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी ऑर्डर 2 की। 3 क्या बताता है कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी ऑर्डर 3 की। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऐसे ही I4 I5 यूज़ किया गया तो आप जस्ट डिफाइन कर सकते हो उसको। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो है हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स का अनदर नेम जो है वो है नल मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स। कब उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है? अगर उसके सारे एलिमेंट्स, ऑल इट्स एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। क्या होता है बच्चे, ज़ीरो मैट्रिक्स के अंदर तुम किसी भी ऑर्डर की जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? ज़ीरो मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे कि आप लिख सकते हो 0 0 0, ये ट्रू क्रॉस 2 की है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, दैट मीन्स 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस। तो इस पर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर ही होनी चाहिए, ये किसी भी ऑर्डर की आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और जनरली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल O से, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है बच्चे आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस समझ लीजिए, समझने में क्या जाता है बच्चे, वैसे आपकी बुक NCERT में ये इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है हमें आनी चाहिए। एक टाइप है ये भी मैट्रिसेस की। कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। क्या कहता है बच्चे, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर हो अपर हो, उसको पहले क्या आना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी चेक करने का फ़ायदा, अदरवाइज ये नहीं होती है आपकी, ट्रायंगुलर नहीं बनती है और अपर ट्रायंगुलर भी नहीं बनती है अगर वो स्क्वायर नहीं है, तो अब चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है उस केस में, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो का मतलब कि जब आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखी, फिर उसके डायगोनल एलिमेंट्स देखे, जैसे कि ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख रखी है, तो मैंने इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखे, फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर आने वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे ज़ीरो है। तो ऐसी कोई अगर आपको मैट्रिक्स का केस मिल जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है बच्चे इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट टाइप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर की बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन जो है वो देखते हैं आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो पढ़ते क्या है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो, ठीक है। किस कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? डायगोनल एलिमेंट। पहले तो देखो ये ए मैट्रिक्स है, इससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते। ये ए मैट्रिक्स लिखी मैंने देखे इसके डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स। अब मैंने बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। अब मुझे क्या मिला? ये सारे मिल गए ज़ीरो, आर ज़ीरो, ठीक है। तो ये जब आपको ऐसा मैट्रिक्स का केस मिल जाए तो वो कौन सा होता है बच्चे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ इधर एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ नहीं बच्चे, कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हारी, अगर वो अपर ट्रायंगुलर बन रही है या फिर लोअर ट्रायंगुलर बन रही है, मतलब दोनों में से अगर कोई एक है, वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, तो तुम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्या आती है कंपेयरेबल मैट्रिसेस। कंपेयरेबल मैट्रिसेस को आप किसको बोलते हो? कहते हैं तो तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपेयरेबल। कंपेयरेबल का मतलब क्या होता है? कि तुम दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, एक साथ देख पा रहे हो, ठीक है। कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर फर्दर कंडीशन चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि वो कंपेयरेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे इक्वल के लिए आप इक्विवेलेंट के लिए चेक करते हो, तो उसके लिए पहले हो क्या मैट्रिसेस का क्या होना ज़रूरी है? कंपेयरेबल होना ज़रूरी है। तो कंपेयरेबल कैसे आप चेक करते हो? कि अगर इफ़ दे आर सेम ऑर्डर, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तब आप कर सकते हो उनको कंपेयर, और तब आप उन दोनों मैट्रिसेस को क्या बोल सकते हो? कंपेयरेबल मैट्रिसेस बोल सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिसेस है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसका देखो क्या है, 4 0 1 1 -3 0 -2 3 2। अब इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है, कहता है 3 रो है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे कितना? 3 रो,
ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ए और बी का जो ऑर्डर था वो क्या था, सेम था, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, कंपेरेबल मैट्रिसेस, आर टू कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस देखिए, इक्वल मैट्रिसेस चेक करने से पहले आपको पहले चेक करना पड़ेगा, पहले कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि दोनों मैट्रिसेस आर कंपेरेबल और नोट, जिन दोनों को आप चेक कर रहे हो कि वो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। क्या होता है इक्वल में, कहता है दो मैट्रिसेस आर इक्वल, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन वो कंपेरेबल होने चाहिए, यानी उनका ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और साथ में क्या उसकी दूसरी कंडीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बच्चे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और इक्वल का मतलब क्या है, जैसे समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स, सबसे पहले देखते हैं कि ए और बी जो है वो उन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है कि कैसे आप ऑर्डर चेक करते हैं। जस्ट आप चेक करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है, ठीक है, क्रॉस कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो इट इज़ ऑफ 3 क्रॉस 3। और फिर चेक करेंगे बी का ऑर्डर, तो इसमें भी 3 आपकी रोज़ हैं और 3 ही आपके क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपेरेबल है, मतलब दोनों का ऑर्डर कितना है, सेम है। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर दिया। अब क्या चेक करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे चेक करेंगे बच्चे, जैसे हमें पता है कि ये जो 1 है, इस 1 की पोजीशन क्या है, ये 1 जो है फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ठीक है। अब आप देखो कि ये कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, ये पहले ही कॉलम का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब आपने दूसरी मैट्रिक्स में जाना है, तो दूसरी मैट्रिक्स में गए, फिर से आपने जो पहला एलिमेंट दिया इसकी पोजीशन क्या है, ये है आपकी फर्स्ट रो का एलिमेंट, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये पता है, क्लियर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, आपने जब दोनों मैट्रिसेस को चेक करना है इक्वल है कि नहीं, ठीक है, तो आपने देखना है कि पहली मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन का एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन का एलिमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है 1 1 पोजीशन पे, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसे आपने हर एक एलिमेंट को चेक करना है। जैसे कि ये देखो, ये 1 2 पोजीशन का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है 1 2 पोजीशन का। आपने दूसरी मैट्रिक्स का भी 1 2 पोजीशन का एलिमेंट्स देखा, तो क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। फिर आपने अगला देखा, ये 1 3 पोजीशन है, ये भी 1 3 पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो इसकी भी पोजीशन 1 3 है, इसकी भी पोजीशन 1 3 है, ठीक है जी। अब इसको देखा, इक्वेट करके देखा, हाँ जी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की वैल्यूज़ सेकंड इसकी फर्स्ट रो के साथ मिल रही है, ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है बच्चे, कि आपने दोनों मैट्रिसेस की पोजीशन वाले एलिमेंट्स की वैल्यूज़ चेक करनी है। जैसे ये देखो, ये 2 1 पोजीशन है, ये भी 2 1 पोजीशन का, देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इक्वल है। अब देखा 2 2 पोजीशन का, यहाँ पे 2 2 पोजीशन का, ये भी इक्वल है, ठीक है। 6 यहाँ पे देखो, ये 2 3 पोजीशन है, इधर भी 2 3 पोजीशन है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 7, ये 3 1 पोजीशन क्या है और ये भी क्या है, 3 1 पोजीशन, तो तुमने 3 1 पोजीशन की वैल्यूज़ चेक की, ये 7 है, ये भी 7, ये भी इक्वल है जी। ये देखो 3 2, ये भी क्या है, 3 2, 3 2 पोजीशन के एलिमेंट्स भी सेम है। 3 3 पोजीशन चेक की, इधर भी 3 3 पोजीशन चेक की, तो ये पे क्या है, सेम। तो दिस इट इज़ द मीनिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इसकी पोजीशन वाइज आपने चेक करना कि वो एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है कि ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है, तब आप कहोगे कि दोनों मैट्रिसेस आर इक्वल। दैट्स इट बच्चे। तो आज की जो हमारी वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है। ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आगे मिलेंगे, हम एक्सरसाइज 3.1 को बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कंटिन्यू रहिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आपको फर्दर इस वीडियो की रिलेटेड रहती है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।